नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे थिंकिंग टॉपिक को। चिंतन, आखिर चिंतन है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पूरे टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कशन रहेगा कि चिंतन के तत्व कौन कौन से हैं, इसके साधन कौन कौन से हैं, इसको आप बड़ा किस तरह से सकते हो। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी टेट एग्जाम्स हो, चिंतन से क्वेश्चन आना तो आना ही है। मीन्स हर बार चिंतन से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक, स्टार्ट करेंगे फिर चिंतन को कि चिंतन क्या है, व्हाट इज अ थिंकिंग। चिंतन के बारे में हम बात करें तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ था रोज के द्वारा। रोज ने ये स्टेटमेंट दिया था कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग एक तरह का मेंटल प्रोसेस है। किसका? आपके जो भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, यानी कि जो भी आपके माइंड से रिलेटेड पक्ष है, उसका एक प्रोसेस बोल, उसकी एक मेंटल प्रोसेस बोल सकते हो आप थिंकिंग को। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है थिंकिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, थिंकिंग की विशेषताएं क्या होती हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पहले थिंकिंग के बारे में बात करूं कि आखिर थिंकिंग है क्या, थिंकिंग हम करते कब हैं। जैसे हमारे सामने कोई एक प्रॉब्लम आई तो हम प्रॉब्लम के बारे में उसका सॉल्यूशन सोचने के लिए थिंकिंग करते हैं। और कब थिंकिंग करते हैं? यदि कोई हमसे बोलता है कि यार यदि आप मान लो कि ताजमहल के पास होते, आप ताजमहल के सामने होते तो कैसा लगता। तो फिर आप सोच कर बताते और मैं ताजमहल के पास खड़ा हूँगा, फिर वहाँ पर मतलब फ़ोटो वगैरह हम लोग क्लिक कर रहे होंगे, हम लोग घूम रहे होंगे, नए नए लोग दिख रहे होंगे, हमें कुछ हमें फॉरेनर्स भी दिख रहे होंगे। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब आपके थिंकिंग से रिलेटेड है। ये सब कुछ जो आपके माइंड में प्रोसेस चलती रहती है, ये सारी की सारी ही क्या है? ये सारी ही थिंकिंग है। ठीक, तो इस तरह से थिंकिंग हो जाती है, यानी कि चिंतन हो जाता है एक मेंटल प्रोसेस, यानी कि मानसिक प्रक्रिया। अब थिंकिंग होती कैसी है? थिंकिंग एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी कि एक संगठित रूप होता है। जो भी इंफॉर्मेशन ले लो, आप कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में यदि आप सोच रहे हो तो उसको पूरे संगठित करके या पूरे एक ऑर्गेनाइज करके फिर आप उसके बारे में सोचते हो, बिखरी हुई नहीं होती है। ठीक, और ये लक्ष्य निर्देशित होती है, गोल ओरिएंटेड। जैसे कि यदि आपसे बोला गया है कि ताजमहल के बारे में थिंकिंग कीजिए, तो आप ताजमहल को ही सोचोगे, वहां से लाल किले पर नहीं जाओगे। ठीक, तो गोल ओरिएंटेड होती है, एक लक्ष्य होता है इसका, उसी लक्ष्य के लिए हम चिंतन करते हैं। तो चिंतन कैसा हो गया? गोल ओरिएंटेड हो गया, यानी कि लक्ष्य निर्देशित हो गया। चिंतन में क्या होता है? चिंतन में समस्याओं का समाधान निहित होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइज इन थिंकिंग। जब आप थिंकिंग करते हो तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता है, विदाउट थिंकिंग नहीं निकल सकता। यानी कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके सामने मेन प्रॉब्लम यही आ जाती है कि अभी DSSB का एग्जाम आया है, उसमें CDP का सिलेबस बहुत वास्ट है, वो सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी थिंकिंग लगाना पड़ेगी कि यार मुझे टीचिंग मेथडोलॉजी कहाँ से करना है, मुझे जो फिलोसफर्स हैं वो कहाँ से कवर करना है, मुझे CDP वाला पोर्शन कहाँ से कवर करना है, साइकोलॉजी वाला पोर्शन कहाँ से कवर करना है, इंडियन एजुकेशन कहाँ से कवर करना है। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये आपने थिंकिंग लगाया, थिंकिंग लगाने के बाद आपने यहाँ वहाँ से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक? किसी लोगों को रीड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि यार मुझे रीड का EVS कैसे कवर करूँ, बिकॉज रीड की EVS में अभी अभी जो न्यू सिलेबस आया है उस सिलेबस में काफ़ी टॉपिक है जो राजस्थान जीके के इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब वो थिंकिंग लगाएगा कि यार कितने मार्क्स का राजस्थान जीके आ सकता है, मुझे कितना कितना डिटेल्स में पढ़ना है। तो यहाँ से क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ठीक है, चिंतन किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है मतलब कि जब आप थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप किसी एक गोल की तरफ जा रहे होते हो, मतलब कि ये आपका एक गोल है, आपको इसे अचीव करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ थिंकिंग करोगे, यानी किसी भी तरह से एक चिंतन करोगे। तो चिंतन जो होता है लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, यानी कि इस तरफ आपको लेकर जाता है, इस तरफ जा रहा होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हुए हमारे थिंकिंग यानी कि चिंतन के बारे में। आगे हम इसमें बढ़े, अब आ जाते हैं टूल्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि चिंतन के साधन। चिंतन के साधन क्या हैं, यानी कि टूल्स क्या हैं थिंकिंग के, क्या क्या उपकरण है जिन्हें आप यूज़ करते हो थिंकिंग के टाइम पर। ठीक, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो चिंतन के टाइम पे लैंग्वेज तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती ही है, यानी कि भाषा का बहुत अहम रोल होता है। आप कहीं ना कहीं भाषा का यूज़ कर रहे होते हो जब भी आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे होते हो या फिर किसी भी स्थिति के बारे में चिंतन कर रहे होते हो। लैंग्वेज का वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रतिमा, यानी कि सिम्बल्स। सिम्बल्स के थ्रू भी हम सोचते हैं। लैंग्वेज के थ्रू हो गया, सिम्बल्स के थ्रू हो गया। जैसे कि मैंने एक इस तरह का सिंबल देखा कहीं पर,
ये क्या है? ये एक रेड कलर का प्लस है। एक मिनट, ये बहुत वाहियात सा बन गया है, मैं इसे इरेज करके बनाता हूँ थोड़ा ढंग का। एक मिनट। आपने कुछ इस तरह का एक प्लस का साइन देखा रेड कलर का। इसको देखकर आपके माइंड में क्या आएगा? इसको देखकर आपके माइंड में आएगा कि क्या, किसका सिंबल है ये? अस्पताल का सिंबल है, यानी हॉस्पिटल का है। इसको देखकर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को सोच सकते हो। आई बात समझ में? तो ये होता है सिंबल्स के थ्रू सीखना। अगर आपके पास ये साइन लिखा हुआ मिला, इसका मतलब आपको पता है कि ये किसका साइन है, ये परसेंटेज का साइन है। तो यहाँ पर आप सिंबल्स यानी कि इमेज के थ्रू सोचते हो। फिर आता है संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ पर हम करते हैं ये बात समझिएगा। हमारे हमारे पास हमें मीन्स हमारे पास दो चीज़ हैं। एक क्या है? मान लीजिए एक हमारे पास है वाटर, और एक और क्या है? एक है हमारे पास पेट्रोल। ठीक है। दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वाटर भी लिक्विड फॉर्म में होता है एंड पेट्रोल भी लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन हमारे माइंड में दोनों के कॉन्सेप्ट से अलग अलग हैं। कि वाटर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? हम ड्रिंकिंग के लिए कर सकते हैं, एंड और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, फूड प्रिपरेशन के लिए, आप नहाने धोने बहुत सारे काम के लिए वाटर का यूज़ करते हो। पेट्रोल का यूज़ करते हैं हम किस तरह से? पेट्रोल का यूज़ हम एज अ फ्यूल करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि इसका यूज़ हम करते हैं ईंधन के रूप में। तो हमारे माइंड में वाटर का कॉन्सेप्ट अलग बने हुए हैं, पेट्रोल के कॉन्सेप्ट्स अलग बने हुए हैं। और इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर ही, इन दोनों के संप्रत्यय के आधार पर ही हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और साथ ही ये थिंकिंग लगा सकते हैं कि हमें कब वाटर का यूज़ करना है, कब पेट्रोल का यूज़ करना है। तो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स हेल्प करते हैं हमें चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि उनको संगठित रूप से रखने में। अरे ये बात समझ में? आपको भूख लग रही है तो आप क्या खाओगे? ये क्या है? आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जब भूख लगती है तो हमें ये चीज़ें हैं खाने की, इन्हें हम खा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है ऑब्जेक्ट्स को, यानी उनको मिक्स नहीं होने देता। अब यहाँ पर आप वाटर एंड पेट्रोल कि जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट से क्लियर है कि यार वाटर का कहाँ यूज़ करना है, पेट्रोल कहाँ करना है, अब ऐसा तो करोगे नहीं गाड़ी में वाटर डाल दोगे और पेट में पेट्रोल डाल दोगे। आई बात समझ में? तो ये होता है कॉन्सेप्ट। फिर एक इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तो लगती है कल्पना का बहुत बड़ा रोल होता है थिंकिंग में। कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है आप उसके बारे में सोचते हो, इमेजिन करते हो कि यार कैसे सोल्व हो सकती है। या फिर जब हम इसको प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व कर रहे होंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आ सकती हैं, रास्ते में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन्हें हमें कैसे दूर करना होगा। तो ये सारा हमारा इमेजिनेशन का खेल होता है, यानी कि कल्पना का काम होता है। आई बात समझ में? तो टूल्स ऑफ थिंकिंग में 4 इंपॉर्टेंट टूल्स आ जाते हैं: लैंग्वेज, इमेज, कॉन्सेप्ट एंड इमेजिनेशन। इमेज एंड सिंबल एक ही लेकर चलना है इनको। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे इसमें चिंतन के प्रकार की तरफ, यानी कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं? ये कुछ जनरल टाइप हैं। ये कैसे? कुछ जनरल यानी कि सामान्य प्रकार हैं। इसके अलावा भी और प्रकार होते हैं जिन्हें हम आगे की कुछ वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है प्रत्यक्षीकरण चिंतन, यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग के लिए ऑब्जेक्ट आपके सामने प्रेजेंट रहेगा। ऑब्जेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी वस्तु है वो आपके सामने होती है, फिर उसके लिए आप चिंतन करते हो। मान लो एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने क्या देखा? छोटे बच्चे ने एक किसी भी तरह की कार या बस या कोई भी एक व्हीकल देखा। इसको देखकर वो चिंतन कर रहा है, इसमें 4 व्हील्स लगे हुए हैं, यहाँ पर हम बैठ सकते हैं इसमें, ये डीजल पेट्रोल इससे ये चलती है। तो ये होते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग। जो चीज़ें आपके सामने होती हैं जब आप उनके बारे में सोचते हो तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाता है। वस्तु आपके सामने प्रेजेंट होती है। एक प्रत्यक्षीकरण चिंतन को ही हम मूर्त चिंतन भी बोल देते हैं। ठीक है। फिर होता है सेकंड अमूर्त चिंतन, जिसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए हम भाषा का यूज़ कर सकते हैं। हम जो भी चिन्ह हैं यानी कि जो भी साइन है इनका यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आपके सामने कोई एक स्टेटमेंट लिखा है और इस स्टेटमेंट को देखकर आप थिंकिंग कर रहे हो, तो वो होता है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कोई भी एक डेफिनेशन लिखी, मान लो नाउन की डेफिनेशन लिखी है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग।
अब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को लेकर ही अब थिंकिंग चल रही है कि यार नेम मतलब किसी का नाम हो सकता है, प्लेस मतलब प्लेस का नेम हो सकता है, एंड फीलिंग्स आपके इमोशंस इनका नेम हो सकता है। ये सारे ये सारे आपके नाउन यानी संज्ञा के अंदर आते हैं। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन, जहाँ पर आप भाषा चिन्हों के माध्यम से सोचते हो। मान लो इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई करना है, इसका मत लगा है तो आपको समझ में आ रहा है प्लस का चिन्ह प्लस का लगा हुआ है, सॉरी मतलब प्लस करना है। अगर कहीं आपने बोर्ड पर इस तरह से एन को ऐसे कटे हुए देखा है तो आपका समझ में आता है कि यहाँ पर नो पार सॉरी ऐसा सिंबल दिखेगा, पी इस तरह से कटा होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नो पार्किंग वाला एरिया है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो भी क्लासेस होंगी उसमें काफ़ी डिटेल टॉपिक होता है सृजनात्मक चिंतन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सृजनात्मक चिंतन आधारित होता है हमारे पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, और ये डिपेंड करता है न्यू क्रिएशन पर। न्यू क्रिएशन बोल सकते हैं और इसे बोल सकते हैं नवाचार। न्यू क्रिएशन को एक हिंदी में एक शब्द के रूप में बोलेंगे नवाचार। तो न्यू क्रिएशन पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस पर, कि आपके सामने समस्या आई या फिर आपको कोई भी एक सिचुएशन मिली है, उस सिचुएशन में आप कुछ न्यू क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं, अपने पूर्व अनुभव को लेकर क्या नया बना रहे हो, तो वो आता है आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग में, सॉरी क्रिएटिव थिंकिंग में। तो क्रिएटिव थिंकिंग में भी सिर्फ इतना याद रखो, जब भी आप न्यू क्रिएट करते हो, कुछ अपना नया बनाते हो, तो वहाँ पर एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है। मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल लिखने के लिए आपने 10 लाइन अपने हिसाब से लिखी, वो 10 लाइन आपके खुद के विचार थे, तो वहाँ पर आपने क्रिएटिव थिंकिंग लगाई। और वही 10 लाइन आपने गूगल से उठा के लिखी, तो वहाँ पर आपने क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लगाई। आई बात समझ में? तो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब खुद से बनाना, कुछ अपना बनाना। फिर आता है तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल या फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहले हम रिफ्लेक्टिव को समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव मतलब क्या है। रिफ्लेक्टिव मतलब ये है कि मान लो क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेट करके हम समझते हैं इसको, कि आपने एक आर्टिकल में 10 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, 10 लाइन लिख ली आपने आर्टिकल में दिमाग लगाकर कि यार मान लो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, जो कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है इसी का कोई एक आर्टिकल हो सकता है। आपने कुछ पॉइंट्स बनाए, यार ये ज़रूरी क्यों है, इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, तो आपने ये 10 लाइन लिखी। अब ये 10 लाइन लिखने के बाद आपका एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। अब आप उसे दोबारा देख रहे हो कि यार इसमें और क्या नया हो, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या सुधार हो सकता है, कहीं कुछ कमी है क्या नहीं, तो वो होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, और यहीं इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपकी लॉजिकल थिंकिंग। आप तर्कपूर्ण तरीके से जब आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होती है। जैसे कि अगर हम लॉकडाउन की बात करें और लॉजिकली सोचें इसे, यार लॉकडाउन ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी उतना ही ज़्यादा बेहतर सही रहेगा कि आप इन्फेक्टेड ना हो। ये लॉजिकली सोचना हो गया, आई बात समझ में? तो इस तरह से रिफ्लेक्टिव एंड लॉजिकल थिंकिंग भी एक तरह से आपके टाइप होते हैं थिंकिंग के। ठीक, तो चिंतन के जनरली 4 प्रकार हैं: कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव, लॉजिकल या फिर रिफ्लेक्टिव। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे इसमें कि चिंतन के मूल तत्व कौन कौन से हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या क्या हैं थिंकिंग के। अब थिंकिंग के फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं थिंकिंग में। थिंकिंग में सबसे पहले तो आपका यही यूज होता है मेंटल इमेज। मेंटल इमेज क्या है, मानसिक प्रतिमा क्या है। अब अभी मैं आपसे बोलूं कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, जिस सिचुएशन में आप आप किसी आप कहीं पर घूमने गए हो, मान लो किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए हो, हिल स्टेशन घूमने गए हो। इमेजिन करो हिल स्टेशन घूमने गए हो, तो आप इमेजिन कर रहे होंगे कि यार एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहाँ से आपको आप बादल दिख रहा है, इतनी ऊंची पहाड़ी हो, मतलब बादल को आप टच कर पा रहे हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ हरियाली है और शांतिपूर्ण वातावरण है, उसमें आप बैठे हुए हो। तो ये चीज़ क्या करोगे, ये चीज़ आप इमेजिन करोगे, यही होती है मानसिक प्रतिमा यानी कि मेंटल इमेज। तो मेंटल इमेज होती है थिंकिंग में, आप खुद को उस जगह पर ले जाके इमेजिन करने लगते हो। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में हमने देख ही चुके हैं कि आप इंफॉर्मेशन मतलब जो वस्तुएं हैं
उनके उनकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती हैं जिन्हें हम कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं वस्तुओं को डिफ्रेंशिएट करने में। मान लो यदि मैंने आपसे बोला है कि हिल स्टेशन एज्यूम करो, तो आप हिल स्टेशन ही एज्यूम करोगे। आप राजस्थान का कोई जो थार डेजर्ट है उस थार डेजर्ट को एज्यूम नहीं करोगे। तर्कना इसमें लगती है, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता ही है। निर्णय भी होता है इसमें, डिसीजन मेकिंग भी होता है कि आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से डिसीजन निकालते हो। तो थिंकिंग में डिसीजन मेकिंग भी आता है, निर्णय भी होता है। ठीक है, थिंकिंग में क्या क्या आ रहा है फिर? मेंटल इमेज आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है एंड डिसीजन मेकिंग आ रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं थिंकिंग के। इसके बाद फिर आता है हमारा कि थिंकिंग को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, चिंतन का विकास कैसे होगा। चिंतन का विकास सबसे पहले हो सकता है भाषा ज्ञान पर बल देकर, एम्फेसाइज ऑन लैंग्वेज नॉलेज। जैसे कि आपको यदि लैंग्वेज के बारे में अच्छी पकड़ है तो आप और अच्छे तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चीज़ में किस तरह के वर्ड्स यूज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो आपको एक आर्टिकल ही लिखना है, वो आर्टिकल लिखने के लिए आपका लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज में, यदि आप मल्टी लैंग्वेज में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एज ए रिसोर्स। यदि आप 2 से 3 लैंग्वेज जानते हो तो आपके माइंड में और ज़्यादा नए वर्ड आएंगे। मान लो कोई सा वर्ड आपके माइंड में इंग्लिश में आ गया, यार ये वर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर उस वर्ड को आप एज ए हिंदी में ट्रांसलेट करके, आर्टिकल यदि हिंदी में लिख रहा है तो उसे हिंदी में यूज़ कर लो। आर्टिकल इंग्लिश में लिख रहा है, आपको हिंदी में का कोई बहुत अच्छा वर्ड आ गया, उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दोगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज का नॉलेज होना क्या कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप अच्छे तरीके से थिंकिंग कर सको, ठीक, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। फिर आता है उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य देना। बच्चों को एक ऐसा काम दो जिसमें वो अपने आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ठीक है, बच्चे को कोई एक टास्क दे दो, फिर बच्चे को लगेगा कि यार ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इस काम को सही तरीके से करना है। फिर वो अपनी और थिंकिंग लगाएगा कि यार मैं इस काम को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। फिर आता है विचार अभिव्यक्ति के अवसर। बच्चों को आप मौके दो, अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने जो थिंकिंग है, जो भी अपना नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकें। जितना ज़्यादा वो बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा वो थिंकिंग उसमें लगाएंगे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जागृत करना, बिल्कुल ठीक है कि क्यूरियसिटी जो है उसे आप उसे कर रहे हो। जितने ज़्यादा बच्चे क्यूरियस रहेंगे थिंकिंग उतनी ज़्यादा लगाएंगे ही। उनको खोजपूर्ण प्रश्न कौशल देना, ऐसे क्वेश्चन देना जिनका आंसर उन्हें डिस्कवर करना पड़े। जब वो आंसर डिस्कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग को लगा रहे होंगे, और डिस्कवरी के लिए, खोज करने के लिए थिंकिंग तो लगाना ही पड़ेगा, विदाउट थिंकिंग तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर थिंकिंग कौशल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्लियर हुई बात? तो उपाय क्या क्या होगा थिंकिंग को डेवलप करने के? एक तो लैंग्वेज पर आपको बल देना है, बच्चों को कैसे काम देना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, अपॉर्चुनिटी देना है कि वे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, उनमें जिज्ञासा को बढ़ाना है, और खोजपूर्ण उन्हें प्रश्न देना है। तो इस तरह से हम बच्चों में चिंतन को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा थिंकिंग के जो भी आगे के टॉपिक्स है वो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।